हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ पढ़े थे। आज हम लास्ट पॉइंट बचा वो पढ़ेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति, क्या प्रधानमंत्री अधिनायक हैं, ये पढ़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट रहा था जो कल बाकी, वो हम पूरा कर दे। तो प्रधानमंत्री की कार्य व शक्ति में 10वां पॉइंट लास्ट है। 10वां पॉइंट लास्ट है। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक के रूप में बताया गया है। कैसे राष्ट्र का नायक, इसमें हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के लास्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। इन सब के अतिरिक्त एक तथ्य तो प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है। यह है कि वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। राजनीतिक दल के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं, वरन अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। 1945 का आम चुनाव अनुदार दल के द्वारा चर्चिल के नाम से ही लड़ा गया था और अनुदार दल का प्रमुख नारा था कि उनको युद्ध का अधूरा काम पूरा करने दो। ये नारा था ताकि प्रधानमंत्री जीत जाए और जो युद्ध में जो अधूरा काम है वो पूरा कर दे। ये बात 20वीं सदी के सभी ब्रिटिश चुनावों के संबंध में कही जा सकती है। अप्रैल 1992 के आम चुनावों में ब्रिटिश जनता को इस बात का निर्णय करना था कि वह प्रधानमंत्री के पद पर जॉन मेजर को चाहती है या नील किनोन को। तो जैनिंग एक शब्दों में कहता है कि सामान्यतः निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन है। धूल मूल मतदान को चुनाव परिणाम निश्चित करते हैं। वे न तो किसी दल का समर्थन करते हैं और न किसी नीति का समर्थन करते हैं। यानी कहने का मतलब प्रधानमंत्री वहां के ब्रिटिश के ऐसा कार्य करता है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। उनको इतनी शक्ति मिली हुई है। न किसी नीति का, वरन वे एक नेता का समर्थन करता है। लास्की ने भी चुनाव परिणाम के संबंध में लिखता है कि इस प्रकार की चुनावबाजी में प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है और इसलिए जब तक प्रधानमंत्री रहता है उसका कोई सहयोग, उसका मुकाबला करने का साहस नहीं कर सकता। कहने का मतलब प्रधानमंत्री देश का, राष्ट्र का नायक है। जो वो कहे वो उनको करना पड़ता है। इसलिए अलग अलग बातें इन्होंने कहा कि नारा भी उनके द्वारा दिया जा सकता है कि उसको युद्ध का अधूरा काम करना। हमारे यहाँ जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जीत गए थे। तो वहां पे हमें युद्ध के दूसरा कार्य करना, कार्य के लिए प्रधानमंत्री का नारा लगाया जा सकता है। और इसलिए जब प्रधानमंत्री का उसका कोई सहयोग उसका मुकाबला करने का साहस नहीं कर सकता है। 2001 ईस्वी के आम चुनावों पर टिप्पणी करते हुए ब्रिटिश के एक पत्रिका प्राइवेट एनी ने लिखा है कि 2001 में लेबर की उपलब्धियां के प्रसंग में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के रसायन का संचार किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि इनकी उपलब्धि इतनी है किसी प्रसंग में कि प्रधानमंत्री अपने व्यक्तित्व का रसायन का संचार भी कर सकता है। यानी अपना व्यक्तित्व का पावर रख सकता है। अपने व्यक्तित्व के कारण भी वो जीत सकता है कि लोगों को उनको सिर्फ कार्य करने की उनकी कला होनी चाहिए या चमत्कारी नेता होना चाहिए, तो लोग ऑटोमेटिकली ये कार्य कर लेते हैं। ये हुए ब्रिटिश के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल में
मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है, इसमें पढ़ेंगे। अब तो ये बताइए कि हाँ इतना शक्तिशाली, इतने कार्य उनकी, इतनी शक्ति, सब जगह 10 पॉइंट में उनकी इतनी बढ़ चढ़ के शक्तियाँ बताइए, और वास्तव में है भी है शक्तियाँ, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है तो सम्राट भी उनसे परामर्श लेता है। लेकिन मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है, व्यवहार में क्या है, वो हम अभी पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री पद के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मंत्रिमंडल में या अपने सहयोगी के बीच में प्रधानमंत्री को क्या स्थिति प्राप्त है, यानी क्या स्थिति प्राप्त है। इस संबंध में परंपरागत रूप से प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रधान कहा जा सकता है, यानी जो परंपरा से चली आ रही, वहाँ संविधान लिखित तो है नहीं, जो परंपरा से चली आ रही बात है उसमें तो ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान है, यानी उन मंत्रिमंडल में वो खुद भी शामिल है, खुद भी शामिल है मंत्रिमंडल में, फिर भी वो उसमें समकक्षों में थोड़ा प्रधान है, यानी वो सभी वो मंत्रिमंडल ही है, लेकिन उनको थोड़ा हटके वो प्रधान कहा जा सकता है। इस कारण लॉर्ड मार्ले ने इस बात का प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि यद्यपि प्रधानमंत्री तथा उसके सहयोगी सामान्यतः एक समान होते हैं, उनके सभी निश्चित एक मत में किए जाते हैं और वे भाईचारे से मिलकर कार्य करते हैं, तथापि प्रधानमंत्री की एक विशेष स्थिति होती है, वह अपने समान पद वाले सहयोगी में प्रमुख होता है, और जब तक वह अपने पद का या अपने पद पर आसीन रहता है वह विशेष स्थिति तथा अधिकार सत्ता का प्रयोग करता है। यानी माल्य ने कहा है कि ये सभी मंत्रिमंडल उनका भी पद मंत्रिमंडल का ही है, लेकिन वो उससे हटकर है, वो उनका इन मंत्रिमंडलों का प्रधान है, इसलिए उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए माल्य ने वाक्यांश या समकक्षों के प्रथम में वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं समझा जा सकता, यानी वर्तमान में हकीकत में देखा जाए, सिद्धांत में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इतनी शक्ति की मंत्रिमंडल में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो माल्य ने क्या कहा है कि उनकी स्थिति इतनी जितनी वो शक्ति है उतनी उनके पास नहीं है। तो कैसे इसमें देखेंगे, वर्तमान दृष्टिकोण में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रधान नहीं वरन मंत्रिमंडल का अधिपति ही कहा जा सकता है। रैमजे मोरियो इसी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहना सर्वथा भ्रममूलक है, यानी सबने अलग अलग बात कही है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अधिपति होता है, उसे जीवन देता है और उसका सहार करता है। वह बहुमत दल का नेता होता है, उच्च पदाधिकारी को नियुक्त करता है और लोक सदन का नेतृत्व करता है। इन सब कारणों में अन्य मंत्री उसकी बराबरी नहीं कर सकते। यानी किसी ने तो कहा कि प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है, कोई कह रहा है उनके सेम है, वो आगे आगे आता रहेगा। माल्य के विवरण को उपयुक्त न मानकर सर विलियम आर्कोट ने लैटिन व्याख्यांश में प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा है, लेकिन डॉक्टर जेनिंग इस वाक्यांश से पर्याप्त प्रभावपूर्ण न मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री केवल सामान्य श्रेणी वालों में ही प्रथम ही नहीं और न केवल आर्कोट के शब्दों में सितारों के बीच चंद्रमा ही है, वह सूर्य से सदृश्य है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र घूमते रहते हैं। सर एंथोनी ईडन, लॉर्ड बटलर, सर एलेक डगसल, ओम हेरल्ड विल्सन आदि के द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों से निवृत्त होने के बाद जो संस्मरण लिखे गए, इन सभी में इस बात पर बल दिया गया है कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था और राजनीति में मंत्रिमंडल के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री के समान सत्ता रखने वाला या तो उसे चुनौती देने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता।
और समय के साथ प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में ब्रिटिश मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक दलों की नीतियों के आधार पर नहीं वरन उसके नेता के व्यक्तित्व के आधार पर करते हैं। इस प्रकार सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन हो गया है और उससे प्रधानमंत्री को अपने साथियों पर छा जाने का अवसर मिलता है। कहने का मतलब वास्तविक स्थिति, मंत्रिमंडल में वास्तविक स्थिति देखी जाए तो शक्तियों को देखते हुए कहे कि प्रधानमंत्री वास्तव में उनकी वास्तविक स्थिति अच्छी रही है। राजा की या सम्राट की या राष्ट्रपति की ब्रिटिश की इतनी वास्तविक स्थिति अच्छी नहीं है जितनी प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है। तो ये इतनी शक्तियाँ होने के बाद कुछ प्रश्न सामने आ जाते हैं बच्चों कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक हो सकता है, यानी तानाशाह हो सकता है क्या? इतनी शक्ति उनको दी है, इनकी स्थिति भी इतनी अच्छी है, उनकी शक्तियाँ भी इतने पावरफुल है, सभी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति सबसे ऊपर और ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति देखी तो भी वो पावरफुल है। कौन? प्रधानमंत्री, क्योंकि वो नक्षत्र एक सारे तारों में, किसी ने तो चंद्रमा का है, कोई चांद सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह का है, तो सूर्य को इनकी उपाधि दी है। कभी प्रधानमंत्री के ब्रिटिश के चंद्रमा की उपाधि दी है। तो इतना चमकने वाला, इतना पावरफुल दिखने वाला, क्या वो कभी अधिनायक बन सकता है, यानी तानाशाह बन सकता है? इसके बारे में प्रश्नवाचक है कि क्या ऐसा हो सकता है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में उनके अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक या तानाशाह हो सकता है। रैमजे मोरियो के द्वारा प्रधानमंत्री के पद के संबंध में कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री की अधिनायक के रूप में कल्पना करना वस्तुतः निराधार है, यानी नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री के सहयोगियों में से कुछ को निश्चित रूप से ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है और यद्यपि अधिकांश बातों के संबंध में मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की बात स्वीकार कर लेता है, लेकिन कुछ बातों के संबंध में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की बात स्वीकार करनी पड़ती है। ये बात आंतरिक प्रशासन, यानी अंदर जो प्रशासन में की जाती है, नीतियों का निर्माण वगैरह, और परराष्ट्रीय संबंधों के संचालन, दोनों के संबंध में सत्य है कि उदाहरण के लिए 1987 में प्रधानमंत्री विल्सन और उसके सहयोग ब्राउन मिस्र द्वारा तिरान की खाड़ी बंद किए जाने के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की विचारधारा इनके पक्ष में नहीं थी और विल्सन ऐसा नहीं कर सके। यानी सारे मंत्रिमंडल ने मना कर दिया तो मंत्रिमंडल अपने मन से कार्य नहीं कर सकता। एक दो को अपवाद छोड़ या अपवाद कह सकते हैं। इसी प्रकार शक्तिशाली समझे जाने वाले विल्सन को अपने कैबिनेट सदस्यों, मजदूर दलीय संसद सदस्यों और मजदूर संघों के नेताओं के विरोध के कारण मजदूर संघ कानून में सुधार करने का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। यानी मजदूर संघ का कोई कानून बनाना था, लेकिन कैबिनेट के सदस्यों ने मना कर दिया, इसलिए प्रधानमंत्री को वो जो बात समर्थन किया था उनको प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। इसलिए वो अधिनायक या तानाशाह नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री पद संसद से अंदर और बाहर अपने राजनीतिक दल, लोक सदन, लोक सेवाएं, दबाव गुट और प्रेस आदि साधनों का प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। यानी संसद का नियंत्रण रहता है, राजनीतिक दल का रहता है, लोक सेवाओं का होता है, दबाव समूह का होता है और मीडिया का होता है। तो ये सब बातें आ जाती है, इसलिए प्रधानमंत्री दबाव में कार्य करता, वो इतना स्वतंत्र होकर बार बार निर्णय नहीं ले सकता है और प्रधानमंत्री द्वारा अत्यधिक मनमानी किए जाने पर उन्हें पद से निकाला जा सकता है।
यानी ज़्यादा मनमानी करने, एक बार सहन कर दिया, 2 बार कर दिया, लेकिन बार बार वो मनमानी की तो मंत्रिमंडल उनको पद से निकाल सकते हैं। तो मंत्रिमंडल उनको पद से निकालेंगे तो मंत्रिमंडल भी भंग हो जाएगी। डॉक्टर फाइनर लिखते हैं कि फाइनर, मंत्रिमंडल सीजर नहीं होता, वह ऐसी देवी शक्ति नहीं है जिसे चुनौती न दी जा सके, उसके विचार की अनुलंघना नहीं है, उनकी सत्ता का एकमात्र आधार यह है कि वह राष्ट्रीय सेवा कितनी कर सकता है, किसी ने समय का प्रतिद्वंदी उसका स्थान ग्रहण कर सकता है, यानी वो हित, लोगों के हित के लिए कितना कार्य कर सकता है। प्रधानमंत्री चुनाव के आधार पर एक निश्चित समय के लिए ही सत्ता प्राप्त करता है और यदि वह अपने कार्यकाल में अनुचित कार्य करता है तो निर्वाचक अगले चुनाव में से सत्ताहीन कर सकता है, यानी वो निश्चित समय पर अपना सत्ता के कार्य नहीं करता या लोगों के हित के लिए कार्य नहीं करता तो चुनाव में उनको सत्ताहीन कर सकती है, यानी जनता उनको चुनेगी नहीं। उनके कार्य अधिक सुनिश्चित होने पर उसे चुनाव के पूर्व भी लोक सदन या उनके दल द्वारा पद से निकाला जा सकता है। 1990 में अनुदान दल के सदस्यों की प्रतिक्रिया के कारण शक्तिशाली प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को त्यागपत्र देना पड़ा, यानी 1990 में उदाहरण भी दिया गया है कि वो त्यागपत्र उन्हें देना पड़ा, ज़्यादा उनके मन से कार्य करने लग जाए तो। इसी प्रकार इराक के प्रसंग में अपने दल के दृष्टिकोण को निरंतर अवहेलना किए जाने के कारण प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को जून 2007 में त्यागपत्र देना पड़ा। ईरान के बारे में जो विचार विमर्श थे तो उन्होंने मनमानी करनी शुरू कर दी, मंत्रिमंडल से पूछना बंद कर दिया, तो फिर बाद में ये बातें सामने आ गई और थैचर को त्यागपत्र देना पड़ा। प्रधानमंत्री को अधिनायक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता या तानाशाह इसलिए नहीं कहा जा सकता कि संसद के अंदर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में उसकी आलोचना होती है। एक अधिनायक के समान वह आलोचकों को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं कर सकता, वरन एक प्रजातांत्रिक नेता के समान सहनशीलता का परिचय देते हुए वह आलोचकों की शंकाओं का समाधान करने की चेष्टा करता है। कोई आलोचना करता है तो उनका समाधान करने की वो कोशिश करता है। प्रधानमंत्री अधिनायक इसलिए भी नहीं हो सकता या तानाशाह नहीं हो सकता क्योंकि उसकी शक्तियां मौलिक नहीं है, वे लोक सदन में उनके दल के बहुमत और दल में उसके नेतृत्व पर निर्भर हैं और दोनों में से एक की स्थिति के समाप्त हो जाने पर वह कुछ नहीं कर सकता। या तो उनको बहुमत मिले मंत्रिमंडल से या उनका नेतृत्व कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है, नहीं तो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी बातों के आधार पर क्वार्टर और इस लेखकों का मत है कि प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं बन सकता है। क्वार्टर कहते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ अवसरों पर अपनी शक्तियों का भले ही मनमाने रूप में प्रयोग करे और आलोचक पर क्रोध होने का भाव भी प्रकट करे, किंतु मूलभूत रूप से मान्यता सदैव विद्यमान नहीं रहती। वह जनता का सेवक और जनता को उसकी आलोचना करने तथा उसके पद से निकालने का अधिकार है। उसकी यह स्थिति किसी रूप में अधिनायक के रूप में नहीं कही जा सकती। तो प्रधानमंत्री कोई स्थिति और उसके निर्धारित तत्व, इसमें हम तत्व पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा है, तो ये तो नितांत स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कुछ ही अवसरों पर भले ही वह बहुत अधिक शक्तिशाली रूप में कार्य करे, किंतु वह किसी भी रूप में अधिनायक नहीं है। व्यवहार में ऐसा देखा जा सकता है प्रधानमंत्री पद कभी तो बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो सकता है, शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन कभी निर्बल भी दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से वह यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। इन तत्वों को इस प्रकार से देखा जा सकता है, यानी कहने का मतलब वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत या व्यक्तित्व क्या है? प्रधानमंत्री पद की स्थिति सबसे प्रमुख रूप से इस पद को धारण करने का अधिकार के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि इसमें विचारकों ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि इस पद का अधिकार उसे बनाना चाहता है। चमत्कारी योग्य नेतृत्व करने वाला तो वो अच्छा हो सकता है। एक और अलग अलग विचारकों ने चर्चिल
जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हो चुके हैं उसके समय में प्रधानमंत्री पद के नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श किया, यानी प्रधानमंत्री का पावर, उनका व्यक्तित्व कैसा है तो वो शक्तिशाली हो सकता है। दूसरी ओर बाल्बिन और एटली जैसे प्रधानमंत्री हो चुके हैं, वो सहयोगी एवं उसका प्रभाव स्थापित करने में असफल रहे। कहा जा सकता है ग्लैडस्टोन के अधिकार को उसके लिए सहयोग ने चुनौती नहीं दी और डिजरेली उस समय पर दृष्टिकोण मनवाने में सफल रहा। जब एक सहयोगी के अतिरिक्त सभी ने उसका विरोध किया तो जेनिंग का कथन है कि प्रधानमंत्री के पद की स्थिति वही है जो पद को ग्रहण करने वाला चाहता है और प्रधानमंत्री उसे बनाता है। यानी प्रधानमंत्री पावरफुल है और वो नेतृत्व अच्छा कर रहा है और तो वो नियंत्रण कर सकता है मंत्रिमंडल को। पावर अच्छा नहीं तो मंत्रिमंडल भी हावी उनके ऊपर हो सकता है, तो उनका चरित्र और व्यक्तित्व के ऊपर है। लोक सदन में उसके दल और दल में स्थिति क्या है, लोक सदन में संसद में उनकी क्या स्थिति है तो वो थोड़ा सा पढ़े बच्चों। प्रधानमंत्री का पद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही जैसे कि लास्की ने कहा कि उनकी स्थिति दलीय प्रणाली से बंधी हुई है, दलीय प्रणाली से बंधी हुई है। जब तक उसकी राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत रहता है और वह अपनी राजनीतिक दल का नेता, तभी तक उससे राष्ट्रीय महत्व की स्थिति प्राप्त रहती है। दल के समर्थन में वंचित हो जाने पर उसका समस्त महत्व समाप्त हो जाता है, उसका हाल रैमजे मैकडॉनल्ड जैसा हो जाता है। यानी तत्कालीन परिस्थिति, प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके कार्यकाल के समय परिस्थिति किस प्रकार की है। सामान्य परिस्थिति होने पर प्रधानमंत्री को अपने पद की सीमाएं दृष्टि में रखनी ही होनी चाहिए या होती है, किंतु युद्ध, आर्थिक संकट या अन्य प्रकार के विषम काल में वह बहुत अधिक सीमा तक केवल अपने ही विवेक के आधार पर कार्य कर सकता है। जैसे कि लॉर्ड जॉर्ज चर्चिल ने अपने अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का एक कारण उसके कार्यकाल के समय में विद्यमान युद्धकालीन स्थिति, यानी सामान्य काल में प्रधानमंत्री ज्यादा शक्तियां, वो उनकी शक्तियां तो यही है लेकिन ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, लेकिन युद्ध काल में अगर उनकी शक्तियां देखी जाए तो वो खुद ही अकेला डिसीजन ले सकता है। तो समय के अनुसार प्रधानमंत्री अपना कार्य करता है। इसी बारे में जैनिंग कह रहे हैं कि लास्ट में प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तित्व प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसके दल के समर्थन पर निर्भर करता है। दल अगर उनका समर्थन करे तो वो शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन अपना खुद ही चलाए रोज तो वो सही नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज हमने प्रधानमंत्री की शक्तियां और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति, क्या प्रधानमंत्री अधिनायक बन सकता है तो प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति।